आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में होता कि एक कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है, रूम में कूलिंग नहीं हो पाता है, फिर भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट, एक एक करके हम समझने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। होता है कि कौन कौन से रीज़न होते हैं उसमें कंप्रेसर ओवर हीट होने के। एक रीज़न नहीं बल्कि कई सारे रीज़न होते हैं जिसके वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होता है, और उसे फाइंड करना होता है कि आखिर कौन से रीजन के कारण, कौन से रीजन से कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है और ट्रिप हो रहा है। जब उस फॉल्ट को फाइंड कर लेते हैं तब उस जो पार्ट ख़राब होता है उसे हम चेंज करते हैं, इसलिए कंप्लीट हम सीखने वाले हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग रील्स चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर एयर कंडीशनर सिस्टम में अगर गैस कम होता है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर उसकी कैपिलरी चोक होती है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर कैपेसिटर वीक होता है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होता है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर वोल्टेज की कमी होती है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर कंडेंसर ब्लॉकेज होता है, कंडेंसर गंदा होता है, इंडोर का पूरा कूलिंग कॉइल गंदा होता है, ब्लोअर नहीं चल रहा होता है, तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। ये सारे अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्नीशियन यह जान गया कि कौन से फॉल्ट के कारण कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है, वो समझ लो कि अच्छा खासा इंजीनियर बन चुका है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि आखिर रीज़न क्या है, उसे हम एक एक करके समझते हैं। पहला कि कंप्रेसर अगर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो कैसे हम टेस्टिंग करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हम इंडोर से हम शुरुआत करते हैं। इंडोर से कोई भी फॉल्ट हो पहले हम इंडोर से ही शुरुआत करते हैं। इंडोर से शुरुआत करेंगे कि उसमें देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लोअर नहीं चल रहा है। ब्लोअर देखेंगे, ब्लोअर अगर चल रहा है, हवा सही दे रहा है। कूलिंग कॉइल का, इंडोर का जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल को देखेंगे कि डस्टी तो नहीं है, उसका फ़िल्टर गंदा तो नहीं है। इंडोर तो हो गया। और ऐसा भी होता है कभी कभी इंडोर से सप्लाई निकल रही होती है, जो रिले का कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से कि सिस्टम आप रिमोट से बंद भी कर देंगे तो भी कंप्रेसर चलता रहता है, जिससे कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। और जब एयर कंडीशनर को आप ऑन करते हैं तो तब तक कंप्रेसर क्या होता है कि ठंडा नहीं हो पाता है, तो कंप्रेसर हीट ही रहता है। फ़ैन तो चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, जिससे कूलिंग नहीं होती है। इसकी बात तो इसे और भी एक्सप्लेन है आप इसके समझने के लिए। जो रिले का प्रॉब्लम है, जो कि रिले ख़राब हो जाता है, उसके पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई डायरेक्ट देती है, उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे, अलग हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम अगर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो इंडोर में तो हो गया। अब हम आउटडोर में हम चेक करेंगे कि कंप्रेसर अगर हीट होकर के बंद हुआ तो कैपेसिटर हम चेक करेंगे। कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं कि कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है। उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। कैपेसिटर आप चेक करिए, कैपेसिटर कमज़ोर है, कैपेसिटर को चेंज करिए। लास्ट में क्या चेक करना है आपको, लास्ट में कैपिलरी चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा सा आपको जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे वेस्ट करना पड़ता है, तभी आप कैपिलरी को चेक कर सकते हैं। उसे भी पहचानने का तरीका है, उसे भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैपिलरी चोक होती है, उसे भी आप पहचान सकते हैं। कैपेसिटर हमने चेक कर लिया। आउटडोर का फ़ैन मोटर चेक करेंगे, अगर स्लो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो
कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा होता है, छोटा सा कैपेसिटर होता है अलग से, उस कैपेसिटर को चेक करिए। अगर फैन मोटर ख़राब है तो फैन मोटर चेंज करिए, या फिर अगर कैपेसिटर ख़राब है तो कैपेसिटर को चेंज करिए। ये आउटडोर फैन मोटर का हो गया। अब उसके बाद और भी चेक करना है। ये सारे काम आप 15 मिनट के अंदर अंदर चेक कर सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ, बताने में लंबा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप 15 मिनट के अंदर सब कुछ चेक कर सकते हैं एक साथ में। तो एक साथ में नहीं, बारी बारी से, लेकिन 15 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखना आपकी कंडेंसर कहीं आपका डस्टी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, जिससे क्या होता है पीछे से एयर जो खींचता है और सामने से फेंकता है। पीछे से एयर जब नहीं खींच पाएगा तो सामने से कहाँ फेंकेगा। तो रेफ्रिजरेंट वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होता है कंडेंसर में, जिससे वो हीटिंग कंप्रेसर के ऊपर फेंकता है और कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। क्योंकि फ़ैन मोटर इसीलिए लगाया जाता है कि कंडेंसर में और आउटडोर सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी गर्मी हो निकाल करके बाहर फेंके। कंप्रेसर की गर्मी को भी निकाल करके बाहर फेंकता है। अगर वो नहीं फेंकेगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। ये हो गया कि कंडेंसर हमने चेक कर लिया। हम गैस भी चेक करेंगे, सक्शन लाइन में लगा करके चेक करेंगे। अगर प्रेशर लो है तो कुछ सिस्टम में ऐसे होते हैं कि जिसमें लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच लगा होता है, जो कि कंप्रेसर को बंद कर देता है। अगर गैस कम होता है तो 40 से नीचे प्रेशर आता है तो कंप्रेसर को बंद कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच नहीं लगे होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर रेफ्रिजरेंट कम भी होता है तो भी कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। कंप्रेसर चलता रहता है, जब रेफ्रिजरेंट नहीं पाएगा तो कंप्रेसर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट पूरा पाता है कंप्रेसर तो वहाँ पर कंप्रेसर हीट नहीं होता, उसी रेफ्रिजरेंट से ठंडा होता रहता है कंप्रेसर। फिर क्या होता है 2-2 घंटे, 4-4 घंटे कंप्रेसर लगातार चलते रहते हैं, कंप्रेसर हीट होकर के बंद नहीं होता है। तो गैस को चेक कर लें। अब देखिए एक चीज़ और, गैस अगर ज़्यादा भी है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। ये सारे जो प्रोसेस हैं आप 15 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर उसमें गैस रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है, यानी कि R22 का प्रेशर है उसमें, और उसमें क्या होता है कि अगर 60 से 70 PSI के बीच में R22 होना चाहिए। R410 का प्रेशर 120 से 140 प्रेशर के बीच में होना चाहिए, PSI के बीच में। R32 का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 115 PSI से 120 PSI के बीच में होना चाहिए। ये होते हैं रेफ्रिजरेंट के प्रेशर। और भी बहुत सारे डिटेल्स में बता रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप पूरी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रखिए कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, लास्ट में फाइनल जो हम बात करते हैं कि कैपिलरी हमारी ब्लॉक होती है, कैपिलरी हमारी चोक होती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपके सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज, सक्शन लाइन में तो वाल लगा होता है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं लगे होते हैं। अगर वाल लगे हैं तो डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर गेज और सक्शन लाइन में लो प्रेशर गेज आप लगा करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, पहचान कैसे होगी कि R22 प्रेशर की बात की जाए तो R22 में सक्शन प्रेशर 60 से 70 PSI के बीच में होता है, और डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है, डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 350 PSI के बीच में होता है। अगर वही डिस्चार्ज प्रेशर 120 बताए या फिर 150 बताए तो फिर समझ लीजिए कैपिलरी चोक है। ये पहचान होती है। और एक चीज़, आपने कैपेसिटर चेक कर लिया, फ़ैन मोटर सही चल रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि कैपिलरी ही चोक है। और कैपिलरी जब चोक होती है ना, कंप्रेसर जब स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के बाद कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर, उसका साउंड बिल्कुल बदल जाता है कंप्रेसर का, जैसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा हो कंप्रेसर के ऊपर, इस तरह से उसका साउंड बदल जाता है। तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ, कंप्रेसर की जो सिस्टम की कैपिलरी है वो चोक है। कैपिलरी कैसे चेंज किया जाता है, कैपिलरी का साइज़ क्या होता है अलग अलग एयर कंडीशनर सिस्टम में, उसको आप बहुत ही आसानी से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी फाइल मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके उस फाइल को आप डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि कौन से सिस्टम में कितने टन में कितने नंबर की कैपिलरी लगाई जाती है और कितनी लंबी लगाई जाती है कैपिलरी। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा
कि अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग रील्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।